नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। 10 रूपक की चर्चा चल रही है। आचार्य धनिक धनंजय ने, जैसा कि आप जानते हैं, नाट्य शास्त्र के तत्वों को लेकर के ये बड़े ही उत्तम नाट्य शास्त्रीय ग्रंथ की रचना की है। अब यहाँ पे पताका की चर्चा हो गई, किसको पताका कहा जाएगा। प्रकृति की चर्चा हो गई, किसको प्रकृति कहा जाएगा। हमने कार्य की भी चर्चा कर दी। कार्य की चर्चा किस संदर्भ में की? अभी जो हमने बात की ना कि भाई रचना का उद्देश्य कुछ रहेगा, तो उद्देश्य वही तो कार्य है। तो अब जो 5 अर्थ प्रकृतियां हैं, बीज, बिंदु, पताका, प्रकृति और कार्य, तो क्रम के हिसाब से तो पहले बीज की चर्चा होनी चाहिए, फिर बिंदु की चर्चा होनी चाहिए, फिर पताका, प्रकृति और कार्य की चर्चा होनी चाहिए। लेकिन कथानक के विवेचन के संदर्भ में पताका, प्रकृति और कार्य की चर्चा हो गई, इसलिए बीज बिंदु की चर्चा करने के बाद वो इनका संकलन करते हैं। तो बीज की चर्चा करते हुए कहते हैं कि स्वल्पोद्दिष्टस्तु तद हेतुर बीजम विस्तार्य अनेकधा। थोड़ा सा स्वल्प उद्दिष्ट, बीज कितना बड़ा होता है। अगर आपने देखा हो, बरगद जो होता है ना, पेड़ तो बड़ा विशालकाय होता है। कलकत्ता में एक वृक्ष जो है वो कुछ 100 एकड़ में फैला हुआ है। हमारे यहाँ गुजरात में कबीर बट बोला जाता है, वो जगह ऐसी है, वहाँ भी बरगद का पेड़ बहुत विशालकाय है। बड़ौदा में एक फर्टिलाइजर नगर करके जगह है, वहाँ पे एक मंदिर है, वहाँ पे भी एक जो बरगद का पेड़ है वो बहुत बड़ा पेड़ है। क्योंकि इसकी ये विशेषता होती है कि इसकी डाल जैसे लंबी होती है ना, जब आगे बढ़ती है तो उसमें से उसके मूल नीचे लटक जाते हैं और वो मूल उसको वहाँ सपोर्ट देते, तो डाल वो टूटती नहीं, क्योंकि उसको नीचे से सपोर्ट मिलते रहते हैं। तो वो कितनी भी लंबी उसकी डालें आगे बढ़ती चली जाती है। इतने विशालकाय बरगद का पेड़ जो है, उसमें जो छोटे फल लगते हैं, उसके अंदर भी जब आप जाएं तो छोटे छोटे, जैसे खसखस होता है ना, इतने छोटे छोटे दाने होते हैं उसमें। तो उस इतने से छोटे से दाने से इतना विशालकाय पेड़ जो है ना, वो प्रकट होता है। तो बीज तो हमेशा से ही बहुत छोटा होता है और उसका विस्तार जो है वो एक वृक्ष के रूप में पाया जाता है। यहां पे कहते हैं स्वल्प उद्दिष्टस्तु तद हेतु। जो कार्य की बात हुई है ना अभी, जो उद्देश्य, धर्म अर्थ काम, कुछ भी इसका उद्देश्य हो सकता है त्रिवर्ग में से, उनमें से आपका जो भी कार्य हो, जो भी उद्देश्य हो, जो आप प्राप्त करना चाहते हो, उसके लिए स्वल्प उद्दिष्ट हेतु जो कोई छोटा सा उसका बीज डाला है, तो कोई बात जो एक छोटे से स्वरूप में कही जाती है, बीजम विस्तार अनेकधा, उसको बीज कहा जाता है, जिसका अनेक रूप में विस्तार होता है। जैसे वो छोटा सा बीज जमीन में गिरा और उसमें से एक बड़ा विशालकाय वृक्ष तैयार हो जाता है, ऐसे ही कभी कभी कही हुई कोई एक बात जो है वो अलग अलग ढंग से वो कथानक विस्तार को प्राप्त करता है, उसको बीज कहा जाता है। कोई एक छोटी सी बात जो कहीं किसी रूप में पड़ी हो और वो आगे बढ़ के विस्तृत होकर के एक बीज का स्वरूप, एक पूरे कथानक का स्वरूप ग्रहण करती है, उस छोटी सी बात को हम यहाँ पे बीज के स्वरूप में समझ सकते हैं। वृत्ति भाग में लिखते हैं, स्तोक उद्दिष्ट कार्य साधकः पुरस्ताद अनेक प्रकारम विस्तारी हेतु विषयो बीजवद बीजम। बीज के समान उसको बीज कहा गया है जो स्तोक उद्दिष्ट, थोड़ा सा जो कहा गया हो, लेकिन जो कार्य है, मैंने जो त्रिवर्ग की बात की ना, उसका जो साधक बने, पुरस्ताद अनेक प्रकारम विस्तारी, जिसका अनेक तरह से विस्तार हो सके। देखिए, नीचे से बीज में से जब पौधा फूटता है ना, तो ऐसा नहीं कि वो फूटा तो वहीं रह जाएगा, फिर उसमें से एक डाल कभी इधर फूटेगी, एक डाल कभी इधर फूटेगी। वृक्ष कैसे चारों तरफ है, प्रत्येक दिशा में, ऊपर भी बढ़ता है, चारों दिशाओं में बढ़ता है, या 10 दिशाओं में कहीं, क्योंकि नीचे उसके मूल भी उसी प्रकार से बढ़ते हैं। इसलिए यहाँ बीज और वृक्ष का उदाहरण बड़ा ही उत्तम उदाहरण है कि जैसे बीज में से वो कथानक चारों तरफ, हमें भले ज़मीन के अंदर उसके मूल दिखाई नहीं देते हैं कि उसकी जड़ें कहाँ तक फैल रही हैं, लेकिन वो भी एक चीज़ होती है।
ऊपर की तरफ भी बढ़ता है, चारों तरफ भी उसका विस्तार होता है। चार तरफ क्यों कहें, क्या पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण ये चार ही दिशाओं में विस्तार होगा, ऐसा नहीं। वो तो आग्नेय, नैऋत्य और जो वायव्य ईशान कोण है उनमें भी उसका विस्तार होगा। तो ये कह सकते हैं कि आठों दिशाओं में इधर और ऊपर भी और नीचे भी, तो 10 दिशाओं में। तो ये बीज भी इसी प्रकार से होता है कि जिसमें से कथानक किसी भी दिशा में आगे बढ़ सकता है। यथा रत्नावल्याम, जैसे कि रत्नावली का उदाहरण देते हैं, वत्सराजस्य रत्नावली प्राप्ति हेतुर अनुकूल दैवो योगंधरायण व्यापारो विस्कंभे न्यस्ता। रत्नावली अगर आपने कथानक पढ़ा है, रत्नावली नाटक अगर आपने पढ़ा है, ये नाटिका अगर आपने पढ़ी है, तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। विस्कंभक जब उसका प्रारंभ होना है तभी योगंधरायण ये कहता है कि वत्सराज से रत्नावली की प्राप्ति का ये अनुकूल समय। तो ये जो बात कही गई है ना, ये बीज स्वरूप में है। क्योंकि योगंधरायण फिर उस बात को आगे बढ़ा, कहा संदेशा द्वीपाद अन्यस्मात्, ये पूरा श्लोक पढ़ता है। तो मतलब आप समझिए, थोड़ी रत्नावली की कथानक की बात करें कि सिंघल द्वीप से रत्नावली चलती है, महाराज उदयन से उसका विवाह होना है, लेकिन बीच में समुद्र में तूफान आता है, उसकी नाव टूट जाती है और वो बिखर जाती है। कहाँ मिलन हो सकता है? लेकिन फिर वो व्यापारियों के साथ पढ़ के और व्यापारियों के माध्यम से वो उसका वहाँ पहुँचना और फिर वो रनिवास तक पहुँचना, ये जो सारी प्रक्रियाएं हैं ना, तो योगंधरायण कहता है कि भाई ये जो कुछ होने जा रहा है ना, तो उसका ये जो वाक्य है, पहला जो वाक्य है कि वत्सराज से रत्नावली प्राप्ति हेतु अनुकूल दैवो, तो ये जो है ये बीज है उसका। वैणी संहार का भी उदाहरण दिया है, तो मैं सारे उदाहरण तो प्रस्तुत नहीं करता हूँ, चर्चा विशिष्ट हो जाएगी, लेकिन आपको समझ में आ जाए ऐसा एक उदाहरण प्रस्तुत करता हूँ। क्योंकि मेरा लक्ष्य ये उदाहरण आपने देखे हो ना देखे हो, लेकिन आपको बात समझ में आनी चाहिए। मैं छोटा था, छोटा यानी अभी के हिसाब से छोटा था, कुछ बीए में पढ़ता था, शास्त्री कर रहा था, उस समय की बात है। नित्य प्रति सुबह 5 बजे मथुरा रहता था, तो एक कोई योग्य व्यक्ति के द्वारा कुछ कहा जाता था, जिसको कहते थे आज का विचार, इस प्रकार से। लेकिन वो सिर्फ सुवाक्य की तरह नहीं होता था, एक 5 मिनट का समय उसका होता था, जिसमें लोग किसी बात को लेकर के अपनी बात प्रस्तुत करते। 5 मिनट का उन्हें समय दिया जाता था। तो उसमें हमने एक बार सुना कि ईरान में भी आम होते हैं। अब देखिए, ये एक जो बात थी कि ईरान में आम होते हैं, उसको लेकर के मैंने एक पूरी कथा लिखी कि ईरान तो आम होते ही नहीं है, तो अब कैसे ईरान में आम होते हैं। तो मैंने एक कथा लिखी कि भाई एक बार एक यात्री घूमते घूमते सभी देशों में और ईरान पहुंच गया। वहाँ के बादशाह को उसने मिलने की इच्छा व्यक्त की, बादशाह ने उसको बुलाया, क्योंकि भाई जो इस प्रकार से घूमने वाले होते हैं, राजाओं को भी उनसे मिलने में आनंद होता है। तो राजा ने, बादशाह ने उससे पूछा कि भाई आप कहाँ कहाँ घूम के आए? तो बोले हम भारतवर्ष गए, पूरा विश्व हमने घूमा, लेकिन भारतवर्ष में हमें बड़ा मज़ा आया। तो बोले वहाँ क्या ऐसा था? तो बोले एक तो वहाँ की संस्कृति बहुत अच्छी थी, और एक वहाँ का एक फल है आम, वो बड़ा अच्छा था। तो उसने पूछा कि आम कैसा होता? उसने वर्णन किया कि ऐसे फल होता है, ऐसा उसका पीले रंग का कवर होता है, फिर ऐसे उसमें जटाजूट भाग होता है, और उस जटाजूट के भाग को उसमें रस रहता है, बार बार लोग अपने मुंह में उसको रख रख के उसका रसास्वाद करते हैं। आप विचार कीजिएगा, एक ही ये ऐसा फल है जिसको आप बार बार मुंह के अंदर डालते हैं, बाहर निकालते हैं, अंदर डालते हैं, बाहर निकालते हैं, तरह तरह से इसको चूसते हैं, लेकिन न तो चूसने वाले को इतनी घृणा होती है और ना ही देखने वाले को उसमें कोई घृणा होती है। इस तरीके से अगर आप किसी अन्य फल को लेकर के करें तो कोई भी आपसे कहेगा यार तुमको खाना नहीं आता है। मैं सोफिस्टिकेट लोगों की बात नहीं करता हूँ, उनको ये चीज़ें नहीं योग्य लगती हैं, लेकिन वास्तविकता है आम खाने का तो असली मज़ा ही यही है। तो बादशाह ने कहा कि अच्छा ये खाली आम जो है वो भारतवर्ष में होता? बोले हाँ महाराज, मैंने वहीं देखा है। तो उन्होंने मौलवी से कहा कि भाई अपनी दाढ़ी को चाशनी में डुबा के लाओ, क्योंकि जटाजूट भाग में ही रस रहता है, तो फिर उस दाढ़ी को चाट करके
आहा, उस दाढ़ी को चूस करके उन्होंने कहा कि आम तो ईरान में भी होते हैं। देखिए, ईरान में आम, ये एक शब्द सुना और उसके ऊपर से लेकर के ये पूरी एक स्टोरी अगर आप लिखते हैं तो वो एक बीज का काम करता है और स्टोरी एक अलग ढंग से आगे बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से कोई एक वाक्य, कही हुई कोई एक बात, वो उसका बीज बन सकती है, उसमें से एक कथानक उत्पन्न हो सकता है। ये बात कही। बिंदु की चर्चा करते हैं कि अवांतरार्थ विच्छेदे बिंदु रच्छेद कारणों। अब जब वो बीज है जमीन में से निकलेगा तो उसको तो चारों तरफ फैलना है, तो कथानक कहीं अन्य किसी दिशा में ना चली जाए, उसको एक निश्चित दिशा प्रदान करना, ये बिंदु का कार्य है। अब निश्चित दिशा प्रदान करना क्या है? मान लीजिए कि एक सुंदर बगीचा है, उस बागीचे में आपने कोई पेड़ लगाया है। आप अगर सुंदर उद्यानों में जाते हो तो आपने देखा होगा कि कहीं पे क्या होता है कि मोर बना है, कहीं कोई और पक्षी बनाया गया है। ऐसे ही वृक्षों के लिए भी वो एक साइज निर्धारित करते हैं कि यहाँ का वृक्ष बड़ा होगा, फिर छोटे होंगे, फिर ऐसा होगा, फिर वैसा। तो ये जो डिजाइनिंग आप तैयार करेंगे ना, उसके लिए आपको उन वृक्षों की दिशाएं निर्धारित करनी पड़ेंगी। अगर कोई वृक्ष जिसको आपको लंबा ले जाना है तो उसकी साइड की जो डालें हैं वो आपको काटते रहनी पड़ेंगी। अगर उनको आप नहीं काटेंगे तो फैलेगा और उसकी सारी शक्ति जो है वो फैलने में चली जाएगी। लेकिन अगर आप उसकी साइड की डालें काटते रहते हैं तो सीधा ऊपर को सीधा जाएगा, तो फैलेगा नहीं। और अगर आपको किसी वृक्ष को लंबा नहीं होने देना है, घरों में बोनसाई पेड़ होते हैं तो उनका क्या काम होता है कि ऊपर से आप उनको काटते रहेंगे। भाई, तेरे को साइड में जितना फैलना तो फैल ले, लेकिन ऊपर नहीं बढ़ने देंगे। तो एक दिशा विशेष प्रदान की जाती है जो पौधा लगाया जाता है उसको। ऐसे ही हम किसी बेल को देख सकते हैं, आपको जिस दिशा में उसको ले जाना वहाँ आप रस्सी बांधेंगे या कुछ ऐसा लकड़ी लगाएंगे कि इसको पकड़ के वो आगे चली जाए। तो यहाँ कहते हैं अवांतरार्थ विच्छेदे। जब कथानक शुरू होता है तो किसी भी दिशा में जा सकता है, तो अन्य अर्थों से उसका विच्छेद होना चाहिए, बिंदु अच्छेद कारणम। और जिस दिशा में उस कथानक को आपको आगे ले जाना है वो दिशा जब आप उसको प्रदान करते हैं तो ये स्थिति बिंदु की होती है। बिंदु के लिए ये भी कहा जाता है कि जैसे पानी में पड़ी हुई तेल की एक बूंद पूरे पानी को व्याप्त कर लेती है, इसी प्रकार से उस पूरे कथानक को जो बीज में से निकला है, उस पूरे कथानक को अगर आप एक विशिष्ट दिशा प्रदान कर पाते हैं तो ये बिंदु का कार्य है। जब वो एक दिशा प्राप्त हो गई तो फिर पताका कथानक आएगा जो उसकी मदद के लिए आगे बढ़ेगा, फिर प्रक्रिया आएगा उसकी और मदद करेगा, और फिर अंत में आपको कार्य के रूप में जो आपका उद्देश्य है उस उद्देश्य की दिशा में आप जा पाएंगे। तो इस प्रकार से बीज, बिंदु, पताका, प्रक्रिया और कार्य, ये 5 जो हैं अर्थ प्रकृतियां हैं। अब इसका जो ये अभी तक वर्णन किया उसका उपसंहार भी करते हैं, उसका संकलन करते हैं। तो संकलन करते हुए 18वीं कारिका में रूपकार लिखते हैं, बीज बिंदु पताकाख्ये प्रक्रिया कार्य लक्षणा अर्थ प्रकृतयः पंचेता एताः परिकीर्तिताः। ये 5 अर्थ प्रकृतियां होती हैं। चर्चा हम कर चुके हैं, इसलिए चर्चा तो अब हमें करनी रहनी जाती है, लेकिन अर्थ प्रकृति शब्द का अर्थ तो हमें समझना बाकी, उसकी हमने चर्चा नहीं की है। बीज हमने समझ लिया, बिंदु समझ लिया, पताका, प्रक्रिया और कार्य को हम पहले ही समझ चुके हैं। अब देखिए, इनको अर्थ प्रकृति कहा गया है। अर्थ क्या है? जो आपका मुख्य कार्य है वही आपका अर्थ है। और प्रकृति क्या है? यानी उसके जो साधक तत्व हैं, उसके लिए जो हेतु का कार्य करते हैं, जिन जिन कार्यों के करने से आपको उस अर्थ की प्राप्ति होती है, उनको अर्थ प्रकृति कहा जाएगा। आपके मन में एक कथा लिखने का विचार आया कि मुझे इस चीज़ को लेकर के, मुझे प्रेम को लेकर के एक सुंदर नाटक लिखना है, मुझे वीरता को दर्शाने के लिए एक सुंदर नाटक लिखना है, ये विचार आया। फिर आपने एक कथा का चयन किया, उस कथा का चयन किया, लेकिन उस कथा में किसी रूप में उस चीज़ को प्रस्तुत किया गया, श्रृंगार को उस कथा में किसी तरीके से प्रस्तुत किया उस वीर रस को, लेकिन आपको लगा कि नहीं, इसमें अगर मैं अपनी कल्पना शक्ति से कुछ ये चीज़ें और डाल दूँ तो ये और सुंदर हो सकता है। ये सारी जो कवि की अपनी चीज़ें होती हैं, उनका आयोजन करने के लिए ये मार्गदर्शन है। आपको अपने कथानक को अत्यंत समृद्ध, अत्यंत श्रेष्ठ बनाना है, तो बीज, बिंदु, पताका, प्रक्रिया और कार्य, ये सब मिलकर के
उस कथानक के ऐसे बिंदु हैं या ऐसे उसके तत्व हैं, जो तत्व या ऐसे उसके साधक हैं कि जो साधक उस कथानक को पराकाष्ठा तक ले जाएंगे। इसलिए अर्थ प्रकृति का अर्थ हम करेंगे कि जो साधक तत्व हैं, तो ये 5 साधक तत्व हैं। कौन कौन से? बीज, बिंदु, पताका, प्रकृति और कार्य। चलिए, यहाँ हमने संक्षेप में इसकी चर्चा की है। साहित्य दर्पण के अनुसार भी इन विषयों की चर्चा मैं कर चुका हूँ। अगर आपको और विस्तार से इनको समझना है तो आप हमारे नाट्यशास्त्रीय सिद्धांत में जो साहित्य दर्पण से संबंधित ये प्रत्येक हेडिंग को लेकर के हमने वहाँ पे चर्चा की है। अर्थ प्रकृतियों की चर्चा की है, संधियों की चर्चा की है, कार्यावस्थाओं की चर्चा की है, और जो चीज़ें यहाँ, क्योंकि 10 रूपकार से साहित्य दर्पण का समय आने में और जो वर्ष चले गए हैं, उन वर्षों के बाद जो परिवर्तन वो लेके आए हैं, उन्होंने किस प्रकार से इनका संकलन किया है, तो वो वीडियो भी आपके लिए बड़े उपयोगी होंगे, तो आप उनका भी लाभ ले सकते हैं। प्लेलिस्ट नाट्यशास्त्रीय सिद्धांत है और उसमें साहित्य दर्पण के बहुत सारे वीडियो प्रस्तुत किए गए हैं, तो उसका आनंद लें। धन्यवाद। मैं हूँ डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। वीडियो को लाइक अवश्य करें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको लगता है कि ये चैनल आपके लिए उपयोगी है तो इसको अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।